आदमपुर उपचुनाव के प्रचार में लगातार राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकी है और अंतिम दिन आज चुनाव प्रचार का था और अंतिम दिन भी तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की है। खासतौर पर गठबंधन के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के लिए एक बड़ी चुनावी जनसभा आदमपुर की अनाज मंडी में हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस चुनावी जनसभा में पहुंचे हैं। यहां पर वोट की अपील गठबंधन के उम्मीदवार के लिए की है। चुनाव प्रचार बंद होने से पहले हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हैं और मुख्यमंत्री चुनावी जनसभा को संबोधित करके निकले हैं। चुनाव प्रचार खत्म होने में अभी समय है, लिहाजा अभी चुनाव प्रचार किस तरह का रहा और पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में किस तरीके का माहौल देखते हैं, इन तमाम सवालों पर बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल से करेंगे। सीएम साहब, सबसे पहले जनता टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम साहब, लगातार चुनाव प्रचार करीब 2 सप्ताह से जोर शोर से चल रहा था। आज अंतिम दिन था और अंतिम दिन चुनाव प्रचार बंद होने से पहले अब हम बात कर रहे हैं, तो ये पूरी जो ताकत झोंकी है, आज आपने लोगों का उत्साह देखा होगा सर, चुनावी जनसभा में क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये कोई जनरल इलेक्शन नहीं है, एक बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन 2 साल के लिए है। इसके अपने कुछ मायने हैं। मायने ये है कि चौधरी भजनलाल जी का अपना एक कार्यक्षेत्र रहा है ये, और चौधरी भजनलाल जी कांग्रेस में कद्दावर नेता थे, लेकिन उनके नेतृत्व को जैसा वर्तमान की जो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जैसे उनको दरकिनार किया, और लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि 2005 जिसको 17 साल हो गए हैं, जिस समय कांग्रेस को 67 सीटें मिली थी और वो भजनलाल जी के नेतृत्व में सारी पार्टी ने उस प्रकार का चुनाव लड़ा था, रातों रात उनको अलग करके, और कैसे भूपेंद्र हुड्डा ने उस चीज को हथिया लिया था। अब उस समय से लगातार इस क्षेत्र के साथ वो अन्याय कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। भले ही बाद में विधायक जो हैं भजनलाल जी के बेटे कुलदीप बिश्नोई बने, लेकिन चूंकि उन्होंने उनसे अपनी दूरियां बना के रखी थी, इस क्षेत्र को विकास से बहुत दूर रखा। हमने हालांकि लगातार जब से हमारी सरकार है 8 साल से बिना किसी भेदभाव के हर जैसे विधानसभा क्षेत्र में काम करते हैं, हमने आदमपुर में भी किया, और हमारी नीतियों से प्रभावित होकर के कांग्रेस की नीतियों से दूर होते हुए, और जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई ने और अपना निर्णय लिया कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए, अब स्वाभाविक है जब वो आए हैं तो इसका एक संदेश, हालांकि वो चाहते तो रह सकते थे, विधायक भी रह सकते थे, और लेकिन उन्होंने त्याग किया और उन्होंने ये नैतिकता के आधार के ऊपर कहा कि कांग्रेस में मुझे अब नहीं रहना है, मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुका हूं। तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ही उन्होंने अपने बेटे को चुनाव में प्रत्याशी बनवाया। चाहते तो खुद भी बन सकते थे। आज तो कोई एक व्यक्ति सरपंच बन जाए तो भी अपनी सीट को छोड़ता नहीं है। उन्होंने तो विधायक की कुर्सी छोड़ी है, और छोड़ने के बाद भी स्वयं आगे न होकर के अपने बेटे को उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आगे किया। हमारा भी इसमें फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि हम अपनी पार्टी के नाते से, हमारा जो गठबंधन है बीजेपी जेजेपी सब मिल करके और इस सीट को हम जीतें, अच्छे मतों से जीतें, जिसमें से एक संदेश जाएगा। सीएम साहब, इस चुनाव प्रचार के दौरान हम भी कई गांवों में गए, लोगों से बात की। लोगों का एक मर्ज जो है वो ये जरूर है कि 2005 में हमारे क्षेत्र को सरकार में प्रतिनिधित्व मिल गया था और हम एक तरह से सूबे के मुख्यमंत्री बनने वाले थे, यानी चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। वो मर्ज आज भी है लोगों में। लोग ये कहते हैं कि उसके बाद कुलदीप बिश्नोई की अलग अलग मजबूरियां जरूर रही कि कभी वो हज पार्टी बनाई, बीजेपी में भी गए, कांग्रेस में भी गए, लेकिन आज आप वापस फिर बीजेपी में है, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ था, ये लोग भी मानते हैं। तो आपको लगता है कि उसका अब आदमपुर की जनता बदला लेगी? मैं कहता हूँ पूरा हिसाब चुकता करना ही चाहिए जनता को। मैंने आज आह्वान भी ये किया है कि सारा हिसाब तो अब जनता रखती है। शायद नेता तो कभी कभी भूल भी जाते होंगे, जनता कभी नहीं भूलती है। जनता अब उस चीज का हिसाब किताब रखे हुए है, उसको चुकाया गया हिसाब किताब, और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर भव्य बिश्नोई लड़ रहे हैं। भव्य बिश्नोई एक होनहार, एक पढ़े लिखे, एक युवा, एक कार्यकर्ता है। बल्कि कुलदीप बिश्नोई जी से बातचीत हुई व्यक्तिगत, तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसा लगता है कि उनका बेटा भव्य यहाँ की जनता की सेवा उनसे ज्यादा कर सकता है, उनसे ज्यादा वो होनहार भी लगता है, उनसे ज्यादा उसमें एनर्जी भी है। और आज मैंने भी देखा है कि बहुत एनर्जी का एक वो युवा, जब भी मैं पिछले बार जब टिकट की बात आई थी उससे मेरा मिलना हुआ था, एक बहुत एनर्जी वाला युवा वो कार्यकर्ता है। जनता इन सब बातों को एक प्रकार से हिसाब लगाती है, जैसे उनके साथ धोखा हुआ, अन्याय हुआ, और आज एक नए चेहरे के नाते से वो भव्य बिश्नोई को विधायक बनाने के लिए तैयार हैं, और निश्चित रूप से एक रिजल्ट जो है अच्छा मिलेगा। इसके साथ साथ चुनाव प्रचार में एक और बात जो है वो आपके तमाम जो नेता यहाँ पर चुनाव प्रचार में थे उनके सामने भी आ रही थी, और मीडिया के जो लोग कवर कर रहे थे उनके सामने भी आ रही थी। पिछले 8 साल में जो एक तरह से व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो बड़े कदम उठाए गए हैं, खासतौर पर नौकरियों में पारदर्शिता जो है वो बड़ा मुद्दा यहाँ के लोगों के बीच में भी नजर आया सर, कि पहले नौकरी के लिए लाइन में लगना पड़ता था, रैलियों में जाना, या इस तरीके का जो प्रचलन था वो बंद हुआ है, और उसका फायदा आदमपुर क्षेत्र के लोगों को भी मिला, ये लोग मानते हैं। तो आप समझते हैं कि चुनाव में इसका फायदा मिलेगा?
देखिए, हमारे सामने जनहित जो है बहुत बड़ा एक प्रमुख मुद्दा रहता है। हमने जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने 5S की थ्योरी जो बताई है, हमको जनता के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी करनी है, हमने उनके स्वास्थ्य की भी चिंता करनी है, हमको उनकी सुरक्षा की भी चिंता करनी है, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना यानी स्वावलंबन, उनको रोजगार भी चाहिए, किसान को उसके यानी उसका फसल का मूल्य भी ठीक चाहिए, किसान की आय डबल करने की बात भी हमने कही है, और इसी प्रकार से एक स्वाभिमान, और अपने हरियाणा के नाते से तो जो काम हम करते हैं स्वाभिमानी होकर के करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मानो खेल के अंदर हम जाते हैं, हमारा युवा खेल के अंदर इतना रुचि लेता है और वो रुचि लेकर के देश के समाज के अंदर अपना एक स्थान बनाता है। हमारे यहाँ का सैनिक यानी 2% आबादी होने के बावजूद भी सॉरी हमारे यहाँ 10% से ऊपर जो सेना की जो हमारी जितनी भी संख्या है 10% से ज्यादा हरियाणा की भागीदारी है। तो एक प्रकार का हमारे यहाँ का देश के प्रति स्वाभिमान रखने वाला एक जो नौजवान है, जो हमारे यहाँ का नागरिक है, वो इन सब बातों पर उतरता है। हाँ, ये पांचों चीजें तब पूरी होती हैं जब सुशासन की बात करते हैं। सुशासन के बिना ये चीजें संभव नहीं है। सुशासन के हमने आईटी टेक्नोलॉजी को चुना है। टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर बहुत से हमने काम कर दिए हैं जो हरियाणा की जनता को यानी नीचे तक लाभ पहुंचा रहे हैं, चाहे उसमें नौकरियां हो, चाहे उसमें सीएम विंडो हो, चाहे उसमें ट्रांसफर्स हो, चाहे उसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा हो। अभी तो मैंने कल ही यानी चंडीगढ़ में बैठ के एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जितने डिपार्टमेंट है सबका आईटी का उपयोग करते हुए हर जानकारी मेरे अपने सीएम ऑफिस में सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से मैं उसका मॉनिटरिंग करूंगा, उसका रिव्यू करूंगा, और हर एक डिपार्टमेंट के जितने काम हैं वो बिना टाइम गंवाए टाइमली सब हो और करप्शन फ्री हो। ये सारी चीजें आईटी के माध्यम से हो रही हैं। यानी कोई भी एक व्यक्ति होता है, उसको कोई अपनी तकलीफ को बताने के लिए कहीं किसी दफ्तर नहीं जाना पड़ता, अपना कोई दरखास्त नहीं देनी पड़ती, अपना कंप्यूटर उठाता है, अपना मोबाइल खोलता है और या गांव-गांव में जो सीएससी सेंटर्स हैं वहां जाता है, अपनी हर प्रकार की तकलीफ को बताता है, उसकी तकलीफ हल हो जाती है। सीएम साहब, आपने आज मंच से एक और बड़ी बात की, आपने कहा कि 3C पर हमने फोकस किया था और अब चौथे C का भी जो है वो नंबर है। कांग्रेस की आपने बात की, इससे पहले आपने करप्शन की, क्राइम की और कास्टिज्म की बात आपने की कि भी उसको खत्म करने के लिए आपने तमाम कदम उठाए हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रचार कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हैं और नेता विपक्ष हैं, अपने पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में जब प्रचार कर रहे हैं तो ये आरोप लगा रहे हैं कि करप्शन बढ़ गया, कास्टिज्म बढ़ गया और जो है वो क्राइम बढ़ गया। देखिए, ये करप्शन की बीमारी उनके समय से जो शुरू थी, दुर्भाग्य ये है कि उन्होंने उस करप्शन को कभी पहचाना नहीं, कभी पकड़ा नहीं, बल्कि जो उनके अपने लोग होते थे वो उस करप्शन में जो बिल्कुल लिप्त रहते थे उनके खिलाफ भी उन्होंने कभी कार्रवाई नहीं की। हमने करप्शन को पकड़ना शुरू किया है। आज करप्शन जितनी भी है उसकी पहचान हो गई है, उनके समय से भी चल रही है और नए नए तरीके भी, अब आईटी का समय है, साइबर क्राइम भी बहुत हो रहे हैं, उसमें से करप्शन हो रही है। तो उस करप्शन को हम पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद हम जरा भी संकोच नहीं करते कि इसमें पकड़े जाने वाला कौन है, जबकि वो जानबूझ करके छुपाते थे, लोगों को श्रेय देते थे। प्रश्रय देने का काम हमारे यहाँ नहीं है। आज चूंकि पकड़ा ज्यादा जा रहा है इसलिए उनको लगता है शायद करप्शन भी ज्यादा। जनता बताएगी कि पहले करप्शन होता था लोग बोलते नहीं थे, आज करप्शन होता है तो हम भी पकड़ते हैं, लोग भी पकड़वाते हैं, और अब करप्शन ना करने के लिए लोगों ने मन में ठाना भी है। बहुत जगह पर लोग सामने खड़े भी हो जाते हैं, हम पैसा नहीं देंगे। इस समय वातावरण बदल रहा है, तो करप्शन के ऊपर एक चोट पहुंचाना, गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करना, क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई करना, ये जिस स्पीड से हम कर रहे हैं कांग्रेस के सेशन में कभी आज तक हुई नहीं है। हुड्डा साहब एक बात प्रचार में बार बार और कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब ये चुनाव हो रहा है, इस चुनाव को आप 2024 का चुनाव मान लीजिए, यहीं से रास्ता निकलेगा और चुनाव सर बड़ा है। मान लीजिए आदमपुर का उपचुनाव जो है वो कोई छोटा चुनाव नहीं है, गठबंधन सरकार के लिए भी बड़ा चुनाव है, कांग्रेस विपक्ष के लिए भी या अन्य राजनीतिक दलों के लिए। लेकिन इस चुनाव से 2024 का रास्ता देखने वाले नेताओं को आप क्या कहेंगे? पहली बात तो यह है कि वो एक भ्रम पाले हुए हैं कि जैसे वो को जीतने ही वाले हैं। उनका जैसे पार्टी के अंदर जो उनकी हालत है, जिस प्रकार से वो आज पिता पुत्र दो ही लोग हैं, वैसे तो देखा जाए तो देश में भी एक माता पुत्र वो लगे हुए हैं या पिता पुत्र लगे हुए हैं, फर्क इतना ही है। तीसरा कोई नेता उनके नजदीक आया नहीं है। कैंडिडेट भी उधार करके उठा करके ले आए, कैथल से लेके आए, यहाँ इलाके का उनको कैंडिडेट नहीं मिला है। और जिस प्रकार उनके यहाँ जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चाहे वो किरण चौधरी हो, चाहे वो सुरजेवाला हो, कोई भी उनके काम करने के लिए आया नहीं है। हमारी सरकार पूरी एकजुट होकर के, आज भी आपने मंच में देखा, सारे मंत्री थे, हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे, हमारे विधायक थे, जितने भी कार्यकर्ता वो सब एक मन से एकजुट से होकर लगे हुए। इसलिए उनका ये कह सकता हूं मैं कि भी जातिवादी जो एक खेल खेलने का काम आज भी कर रहे हैं। हमने अपने यहाँ हर एक गांव में, फील्ड में, शहर में, सब में जाकर बताया कि हमारा जाति, इस प्रकार का जातिगत पॉलिटिक्स का कोई सिद्धांत नहीं है। हम तो अपने विकास के नाते, अपने कामों के नाते, अपने सिद्धांतों के नाते लोगों के पास जाते हैं और लोग उसकी सराहना कर रहे हैं।
कि हाँ इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो हर तरीके से अपराज पर है और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। तो ये चुनाव में आप ये देखते हैं सर, जिस तरीके से शैलजा, किरण चौधरी, सुरजेवाला, ये तमाम नेता है नहीं, और आपने कहा और नजर भी आया चुनाव प्रचार में, पिता पुत्र प्रचार में जुटे हुए हैं, उम्मीदवार भी अपना मनपसंद का लेकर आए। चूंकि कांग्रेस की नेता किरण चौधरी और शैलजा ये कह चुकी हैं, कोई टिकट जब बांटने की बात आई, टिकट किसको देनी है, चर्चा करनी है नहीं करनी है, कोई बात ही नहीं हुई, सीधा जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया, मैदान में उतार दिया। जबकि आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के जो गठबंधन के उम्मीदवार है वो यहाँ नहीं रहते, जबकि उम्मीदवार तो कांग्रेस के जो है जयप्रकाश वो यहाँ के है ही नहीं। मैंने बताया ना कि हमारा प्रत्याशी तो वहाँ का यानी आज से नहीं, तीसरी पीढ़ी से यहाँ है। यानी उनके दादाजी चौधरी भजन लाल जी, उनके पिता कुलदीप बिश्नोई, ये स्वयं उनके माताजी भी विधायक रहे। एक यहाँ का प्रतिष्ठित परिवार है, एक राजनीतिक परिवार है। और कुलदीप बिश्नोई का तो अपना, वो स्वयं भी यहाँ के विधायक थे, उनकी पत्नी भी विधायक रही है हांसी से, तो उनका अपना एक स्थान है। लेकिन जहां तक जयप्रकाश का विषय है, कांग्रेस लेकर आई है, ये कैथल से लेकर के आए हैं। और इस प्रकार का भी व्यक्तित्व वो है कि उनकी स्वयं की उन्होंने पहले टिकट काटी, उन्होंने खूब गाली गलौज किया। यहाँ जो मेंबर पार्लियामेंट लड़ने के आए थे उस समय भी यहाँ के लोगों को उन्होंने गालियां दी, पता नहीं किस किस शब्दों से उन्होंने दी। इसलिए, और पहले तो ये तैयार भी नहीं थे, बाद में बहला के फुसला करके अब क्या अंदर खाते उनकी सेटिंग हुई है, उस सेटिंग के बाद उनको वहां से लेकर के यहाँ आए हैं। लेकिन मैं तो जैसे जींद चुनाव की बात कहें, एक बाई इलेक्शन के अंदर वहाँ कैथल से ही सुरजेवाला का उसका दुकान पैक करके हमने वापस भेज दिया था। यहाँ भी इनकी दुकान पैक करेंगे, इनको वापस भेजेंगे निश्चित रूप से, और जीत जो है वो भव्य बिश्नोई की होगी। सर, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो प्रचार कर रहे हैं, बाकी नेता आए नहीं है चुनाव प्रचार में। जो लिस्ट स्टार प्रचारकों की जारी की थी उसमें से बहुत सारे स्टार प्रचारक अपने यहाँ इस तरफ उन्होंने देखा तक नहीं है। तो इससे लगता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार ना होकर केवल पिता पुत्र के उम्मीदवार बनकर रह गए। मैंने बताया ना कि वो कोई कांग्रेस पार्टी का कोई कैंडिडेट ऐसा है नहीं। जैसे ठीक कहा है, यानी अपनी इनकी किरण चौधरी जो इनकी नेता हैं, कि कोई पार्टी की मीटिंग हुई हो, कहीं कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड उनका को बैठा हो, कोई उनकी चुनाव समिति बैठी हो, कुछ नहीं। रातों रात उनको बुलाया, उनको कह दिया कि ठीक है जाओ चुनाव लड़ो। हमारे यहाँ पूरी प्रक्रिया हो करके और पूरा डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन में से बाद में और जो इनकी टिकट दी गई। और इसलिए पार्टी की बजाय उनका अपना व्यक्तिगत जे भी कैंडिडेट जैसे होता है, इस प्रकार की सेटिंग उन्होंने की है उनके साथ। और कोई पार्टी का अगर लेना देना होता तो लोग बाकी आते, कोई भी नहीं आया, एक दिन भी नहीं आया। इस प्रकार का निश्चित रूप से ये लगता है कि इनका अपना पिता पुत्र का कैंडिडेट है, और वो जो कि अब अपनी एक प्रतिष्ठा बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। उनको पता है कि 10 साल से वो एक यानी बाहर, सत्ता से बाहर हैं, और आगे भी 5 साल उनको कोई सत्ता मिलने वाली नहीं है। लेकिन सत्ता प्राप्ति के लिए दिन रात एक करने का उनका जो मंसूबा है वो इसी प्रकार से लगे हुए। पहले कोई ऐसे चुनाव में तो कभी नहीं उतरे थे वो। जी, आदमपुर के उपचुनाव में जो भव्य बिश्नोई के माध्यम से जो आदमपुर की जनता उम्मीद करती है, यानी भजनलाल के जो सपने थे इस क्षेत्र को और ज्यादा डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अब मनोहर लाल से उम्मीद रहे कि भजनलाल तो इस दुनिया में नहीं है आज, लेकिन आप मनोहर लाल जो है वो इस आदमपुर की जनता को एक बड़ा रोड मैप विकास का आगे बढ़ाएंगे। देखिए, वैसे तो मैंने कहा कि हर एक विधानसभा क्षेत्र हमारे लिए एक समान होता है, लेकिन उसमें जो पिछड़ा इलाका होता है, अंत्योदय की भावना से हम काम करते हैं, तो जो सबसे ज्यादा पिछड़ जाता है वहां ज्यादा काम करने की आवश्यकता होती है, हम ज्यादा काम करते हैं। आदमपुर एक पिछड़ा इलाका, पिछले 20-22 साल से यहाँ कोई काम उस प्रकार के हुए नहीं, हुए भी हैं तो सामान्य गति के। अब हमने आकर के पिछले 5 साल या 3 साल 8 साल में लगभग 600 करोड़ रुपए की योजनाएं बनाई हैं। इस समय हर गांव के अंदर कहीं 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, शहरों के अंदर भी 20 करोड़, 30 करोड़ सामूहिक काम, चाहे उस पानी के काम हो, शिक्षा के काम हो, सीवरेज के काम हो, अंडरपास, रेलवे के 1 अंडरपास बन रहे हैं, 3 ओवरब्रिज बन रहे हैं। तो ये सारे काम अब इन 5-6 सालों के अंदर शुरू हुए हैं, और आगे भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक आएगा निश्चित रूप से उस विधायक के माध्यम से, अभी इस टर्म की 2 साल बाकी है, 2 साल के अंदर एक प्रकार की जितनी भागीदारी ज्यादा विधानसभा की होगी उतना हम कराएंगे। आज हरियाणा दिवस मना रहे हैं सर, हम 57वें हरियाणा दिवस के तौर पर हम मना रहे हैं। 56 साल का हरियाणा हो चुका है। हरियाणा दिवस के मौके पर आप आदमपुर की जनता से खास तौर पर क्या अपील करेंगे, चूंकि 57वें हरियाणा दिवस के मौके पर, यानी जो 57वां साल है, उसमें आदमपुर की जनता बड़ा योगदान दे सकती है। देखिए, क्योंकि 57वां वर्ष है, उसका पहला दिन आज शुरू हुआ है, और इस पहले दिन में भारतीय जनता पार्टी के इस कैंडिडेट को जिताने के बाद निश्चित रूप से हमें भी उसका लाभ भी मिलेगा, प्रसन्नता भी होगी, और उसका जिताने का श्रेय आदमपुर की जनता को भी जाएगा। मैं इस अवसर पर उनको बधाई देता हूं। न केवल आज 57वां वर्ष 1 नवंबर हरियाणा दिवस है, बल्कि आज गोपाष्टमी भी है। गोपाष्टमी का ये त्योहार है, हमारे जो श्रद्धा के प्रतीक होते हैं, गौ हमारी माता होती है, गौ पूजन के लिए मैं भी आज प्रातःकाल एक गौशाला में भी गया था। तो इस प्रकार से एक अच्छे दिन आज ये प्रचार जो हुआ है, इसका जनता पर भी असर जाएगा, और निश्चित रूप से बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, जो ये कह रहे हैं कि आदमपुर की जनता ने जो उत्साह दिखाया है उससे साफ है कि जो आदमपुर में गठबंधन के उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई, उनको बड़े मार्जिन के साथ जीत मिलेगी। और साथ ही साथ इस पूरे चुनाव में विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं जयप्रकाश, वो कैथल जिले से कांग्रेस लेकर आई है और कांग्रेस का ही नहीं बल्कि केवल ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे का चुनाव बनकर रह गया है। तमाम बड़े नेता इस प्रचार से नदारद भी रहे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, आदमपुर।